Hello students, welcome all of you. सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर के पिछले लेक्चर में हमने नॉर्मल सेल और कैंसर सेल के अंदर डिफरेंसेस को पढ़ा था। एबनॉर्मल आरबीसी मॉर्फोलॉजी के बारे में हमने स्टडी किया था। आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक है वेरिएशन इन सेल साइज। सेल का जो साइज है, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था अलग अलग साइज की सेल्स पाई जाती हैं, किस तरह का वेरिएशन सेल साइज में पाया जाता है उसके बारे में हमें इस लेक्चर के अंदर पढ़ना है। इसमें सबसे पहले हमें सेल का जो साइज होता है उसे मेजरमेंट करने की कुछ यूनिट होती है, उन यूनिट्स के बारे में पढ़ना है। फिर स्मॉलेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल, इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सेल के मेजरमेंट की कुछ यूनिट्स कौन कौन, जैसे एंगस्ट्रॉन्ग होती है, सेल के मेजरमेंट करने की यूनिट एंगस्ट्रॉन्ग है, उसकी वैल्यू कितनी है। नैनोमीटर है, उसकी वैल्यू कितनी होती है। माइक्रोमीटर है, मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है। ये सब जो साइज है उसके मेजरमेंट करने की यूनिट है। सेल में किस लेवल पर किस यूनिट का यूज किया जाता है उसके बारे में सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे। तो सेल के साइज के मेजरमेंट की फर्स्ट यूनिट है हमारी 1 एंगस्ट्रॉन्ग, और जो 1 एंगस्ट्रॉन्ग है उसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -10 मीटर। 10 की पावर -10 मीटर। सेकंड है 1 नैनोमीटर, 1 nm। 1 नैनोमीटर जो साइज है उसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -9 मीटर। 10 की पावर -9 मीटर, ये सेल साइज की सेकेंड यूनिट। थर्ड है 1 म्यूएम। 1 म्यूएम, इस साइज का मीनिंग क्या है कि 10 की पावर -6 मीटर। 10 की पावर -6 मीटर। नेक्स्ट 1 mm, 10 की पावर -3 मीटर। नेक्स्ट जो है साइज 1 सेंटीमीटर, 10 की पावर -2 मीटर। तो ये डिफरेंट टाइप के मेजरमेंट यूनिट है जिनका यूज सेल के साइज, सेल के अंदर उनके ऑर्गेनेल्स की साइज के मेजरमेंट में किया जाता है। अब 1 एंगस्ट्रॉन्ग जो यूनिट है उसका यूज जनरली इंट्रा मॉलिक्यूल डिटेल के लिए किया जाता है। इसका यूज किया जाता है इंट्रा मॉलिक्यूल डिटेल के लिए। ये जो साइज है इसका यूज इंट्रा मॉलिक्यूल डिटेल के लिए किया जाता है। मॉलिक्यूलर लेवल पर जब हमें किसी मॉलिक्यूल की साइज के बारे में बताना हो तो उसकी साइज के लिए 1 एंगस्ट्रॉन्ग यूनिट का यूज किया जाता है। सेकंड जो 1 nm है, 1 नैनोमीटर है, इसका यूज सेल के इनर कंपोनेंट, सेल के इनर कंपोनेंट की साइज के यूज के लिए, और सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जो होती है, कोशिका झिल्ली जो होती है, उसकी साइज के मेजरमेंट के लिए 1 नैनोमीटर यूनिट का यूज किया जाता है। 1 म्यूएम, 10 की पावर -6 मीटर का यूज सेल की साइज के मेजरमेंट में किया जाता है। सेल की साइज के मेजरमेंट में किसका यूज किया जाता है? 1 म्यूएम का। तो ये कुछ यूनिट्स हैं जिनका यूज हम सेल की साइज के लेवल पर करते हैं। सेल की साइज है 1 म्यूएम के अंदर, जनरली हम 1 म्यूएम में उसका मेजरमेंट करते हैं। अब सेल के अंदर जो कंपोनेंट है, जैसे जो ऑर्गेनेल पाए जा रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का है, राइबोसोम, इनकी साइज के मेजरमेंट में 1 nm का यूज करेंगे। सेल मेम्ब्रेन की साइज में 1 nm का यूज करेंगे। इन कंपोनेंट के अंदर भी जो डीएनए, आरएनए मॉलिक्यूल्स पाए जा रहे हैं, उन मॉलिक्यूल्स की साइज के लिए हम 1 एंगस्ट्रॉन्ग यूनिट का यूज करते हैं। तो कुछ यूनिट्स है जिनका यूज सेल की साइज के मेजरमेंट में करते हैं। इसके बाद सबसे जो स्मॉलेस्ट सेल है, स्मॉलेस्ट सेल की हम बात करें, स्मॉलेस्ट सेल जो है वो है माइकोप्लाज्मा।
साइज के बेस पर सबसे स्मॉलेस्ट सेल है माइकोप्लाज्मा, और माइकोप्लाज्मा सेल वॉल लेस होते हैं, यानी माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। माइकोप्लाज्मा ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, जिनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। तो माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉल सेल है, स्मॉलेस्ट सेल है, और इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल वॉल इनके अंदर नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया की हम बात करें। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया कौन सा होता है, सबसे छोटा जीवाणु कौन सा है, उसके बारे में यदि हम डिस्कशन करें तो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होता है डायलिस्टर न्यूमोसिंथेसिस। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया का नाम क्या है, डायलिस्टर न्यूमोसिंथेस। ये सबसे छोटे आकार का बैक्टीरिया है, डायलिस्टर न्यूमोसिंथेस। डायलिस्टर न्यूमोसिंथेस सबसे स्मॉल साइज का बैक्टीरिया होता है, सबसे स्मॉल साइज का बैक्टीरिया है, और ये सेल वॉल के साथ स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, विद सेल वॉल स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म, विद सेल वॉल स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है। सेल वॉल के साथ सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म जो है डायलिस्टर न्यूमोसिंथेस होता है, एक बैक्टीरिया है जो सेल वॉल के साथ स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है। विदाउट सेल वॉल स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है माइकोप्लाज्मा, और विद सेल वॉल स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है डायलिस्टर न्यूमोसिंथेस। इसके बाद लार्जेस्ट एनिमल सेल, लार्जेस्ट जो एनिमल सेल है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एग ऑफ ऑस्ट्रिच होता है। ऑस्ट्रिच का अंडा जो है वो लार्जेस्ट एनिमल सेल होती है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का एग लार्जेस्ट एनिमल सेल होती है, सबसे बड़ी जंतु कोशिका होती है। लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट, लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट कौन सा है, यानी सबसे बड़ा एक कोशिकीय पादप है एसिटाबुलेरिया। एसिटाबुलेरिया ये लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट है, सबसे बड़ा एक कोशिकीय पादप एसिटाबुलेरिया होता है। जो इसकी लेंथ है एसिटाबुलेरिया की 10 to 14 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है, 10 to 14 सेंटीमीटर एसिटाबुलेरिया की। सिंगल सेल्ड ग्रीन एल्गी है ये, सिंगल सेल्ड ग्रीन एल्गी होता है। केवल एक कोशिका से बना हुआ है, ग्रीन एल्गी है, लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट है। साइज जो है लेंथ इसकी है 10 to 14 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होगी। लार्जेस्ट प्लांट सेल, लार्जेस्ट जो प्लांट सेल होती है, सबसे बड़ी पादप कोशिका जो है वो है फाइबर ऑफ रेमी, फाइबर ऑफ रेमी 55 सेंटीमीटर। फाइबर ऑफ रेमी लेंथ इसकी कितनी है, 55 सेंटीमीटर। यानी सबसे बड़ी पादप कोशिका रेमी प्लांट का फाइबर होता है, लेंथ इसकी 55 सेंटीमीटर है। सबसे बड़ी पादप कोशिका का नाम फाइबर ऑफ रेमी है, जिसकी लेंथ 55 सेंटीमीटर पाई जाती है, 55 सेंटीमीटर लंबा होगा।
और ये जो प्लांट है इसी का वैज्ञानिक नाम है बोहेमिरिया नीविया। इस प्लांट का जो साइंटिफिक नेम है, रेमी जो प्लांट है इसका साइंटिफिक नेम बोहेमिरिया नीविया होता है, बोहेमिरिया नीविया। ये रेमी प्लांट का साइंटिफिक नेम है, बोहेमिरिया नीविया के नाम से इसे जाना जाता है। और यूट्रिकेसी फैमिली के अंदर ये आता है। जो रेमी प्लांट है ये यूट्रिकेसी फैमिली के अंदर आता है। इसकी फैमिली कौन सी है? यूट्रिकेसी फैमिली के अंदर ये आएगा। तो लार्जेस्ट प्लांट सेल फाइबर ऑफ रेमी, लेंथ 55 सेंटीमीटर, बॉटनिकल नेम बोहेमिरिया नीविया और यूट्रिकेसी फैमिली या कुल के अंदर ये प्लांट आता है। लॉन्गेस्ट एनिमल सेल, लॉन्गेस्ट एनिमल सेल, सबसे लंबी जंतु कोशिका जो है नर्व सेल है। 19 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होगी। नर्व सेल लेंथ कितनी है? 19 सेंटीमीटर। सबसे लंबी जंतु कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है जिसकी लेंथ 19 सेंटीमीटर 90 सेंटीमीटर है। और लास्ट लार्जेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल, सबसे बड़ी प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी होगी? लार्जेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल लार्जेस्ट जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसका नाम है स्पाइरिलम वॉल्यूटेंस। स्पाइरिलम वॉल्यूटेंस ये लार्जेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल है जिसे स्पाइरिलम वॉल्यूटेंस के नाम से जाना जाता है। तो वेरिएशन इन सेल साइज के बारे में हमने इसके अंदर पढ़ा है। सबसे फर्स्ट तो जो मेजरमेंट करने की यूनिट है, किन किन यूनिट में सेल के अंदर के कंपोनेंट सेल की साइज का मेजरमेंट किया जाता है। 1 एंगस्ट्रॉम 10 की पावर -10 मीटर इसकी वैल्यू है। इसका यूज इंट्रामोलिकुलर डिटेल RNA DNA की लेंथ के लिए किया जाता है। 1 नैनोमीटर 10 की पावर -9 मीटर सेल के जो इनर कंपोनेंट है, अंदर के जो कंपोनेंट है उनके मेजरमेंट में इसका यूज करेंगे। सेल मेम्ब्रेन की साइज के यूज में इसका यूज, साइज के मेजरमेंट में इसका यूज करते हैं। 1 म्यूएम 10 की पावर -6 मीटर सेल के साइज के मेजरमेंट में इसका यूज करते हैं। इसके अलावा 1 mm का यूज भी किया जाता है, 1 सेंटीमीटर का भी यूज किया जाता है। 1 mm की वैल्यू 10 की पावर -3 मीटर, 1 सेंटीमीटर की 10 की पावर -2 मीटर है। सबसे छोटी सेल माइकोप्लाज्मा है जिसमें सेल वॉल नहीं मिलती है। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, सबसे छोटा बैक्टीरिया डायलिस्टर न्यूमोसिंटेस है। ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल वॉल पाई जाती है। विद सेल वॉल स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म डायलिस्टर न्यूमोसिंटेस है। विदाउट सेल वॉल स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म माइकोप्लाज्मा है। लार्जेस्ट एनिमल सेल एग ऑफ ऑस्ट्रिच, सबसे बड़ी जंतु कोशिका ऑस्ट्रिच का अंडा होती है। लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट, सबसे बड़ा एक कोशिकीय पादप एसिटाबुलेरिया है। लेंथ 10 से 14 सेंटीमीटर है। सिंगल सेल्ड ग्रीन एल्गी है। ये सिंगल सेल से बना हुआ हरित शैवाल होता है। लार्जेस्ट प्लांट सेल फाइबर ऑफ रेमी है। सबसे बड़ी प्लांट कोशिका जो है फाइबर ऑफ रेमी है, 55 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। बॉटनिकल नेम इस प्लांट का बोहेमिरिया नीविया है। यूट्रिकेसी फैमिली के अंदर, कुल के अंदर ये आता है। लार्जेस्ट एनिमल सेल नर्व सेल है। लेंथ इसकी 19 सेंटीमीटर है। और लार्जेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल स्पाइरिलम वॉल्यूटेंस है। सबसे बड़ी प्रोकैरियोटिक कोशिका का नाम स्पाइरिलम वॉल्यूटेंस होता है। तो सेल साइज के लेवल पर जो वेरिएशन या डिफरेंसेस पाए जाते हैं उनके बारे में हमने इसके अंदर स्टडी किया है कि सेल के साइज के लेवल पर कौन से डिफरेंसेस प्रेजेंट होते हैं। तो अभी हमने सेल के साइज में जो वेरिएशन पाए जाते हैं उनके बारे में स्टडी किया था। अब इसी में आगे हम कंटिन्यू करते हैं
स्मॉलर सेल जो होती है उनका सरफेस वॉल्यूम रेशो जो होता है वो ज़्यादा पाया जाता है, यानी जितनी ज़्यादा छोटी सेल होगी उसका सरफेस वॉल्यूम रेशो अधिक होगा। छोटी साइज की सेल का सरफेस वॉल्यूम रेशो जो होता है, सतह आयतन अनुपात जो होता है वो ज़्यादा पाया जाता है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, मोर सरफेस एरिया जो है उनके वॉल्यूम के कंपैरिजन में, जैसे जैसे सेल का साइज बढ़ेगा, मोर सरफेस एरिया एज कंपेयर टू वॉल्यूम, जो मोर सरफेस क्यों होता है सरफेस वॉल्यूम रेशियो ज़्यादा स्मॉलर साइज की सेल का, क्योंकि इनके अंदर जो सरफेस एरिया है सेल के वॉल्यूम के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। ज़्यादा यदि उसका सरफेस एरिया है तो सेल ज़्यादा क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट या पोषक पदार्थों को अपने अंदर ग्रहण करती है। ज़्यादा न्यूट्रिएंट जब सेल के अंदर आएंगे तो वो मोर एक्टिव सेल होती है। ये स्मॉल सेल की क्वालिटीज होती है। और स्मॉलर सेल जो है वो लार्जर सेल के कंपैरिजन में मोर एक्टिव होती है, यानी छोटी साइज की जो सेल है बड़ी साइज की सेल की तुलना में ज़्यादा सक्रिय होती है, ज़्यादा एक्टिव होती है। जैसे स्मॉलर सेल, सबसे पहले मैंने बोला जो स्मॉल सेल है, स्मॉलर सेल जो है उसका कैरेक्टर क्या है, मोर सरफेस वॉल्यूम रेशो, इसमें हैव मोर सरफेस वॉल्यूम रेशो, यानी इसमें सरफेस और वॉल्यूम का रेशो जो होता है वो ज़्यादा पाया जाता है। क्यों मिलता है, क्योंकि इन सेल के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा, मोर सरफेस एरिया एज कंपेयर टू वॉल्यूम, मोर सरफेस एरिया एज कंपेयर टू वॉल्यूम। स्मॉल साइज की जो सेल है, ये मैंने सेल बनाई, ये इसकी सरफेस है, सरफेस एरिया है, और ये अंदर जो होता है स्पेस वो वॉल्यूम है। स्मॉलर सेल में सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, वॉल्यूम उनका कम होता है। छोटी साइज की सेल का सरफेस एरिया उसके वॉल्यूम के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। ये सरफेस एरिया है, ये जो सरफेस इसने कवर की है सरफेस एरिया कहलाता है। अंदर जो खाली जगह है उसे बोला जाता है वॉल्यूम। तो छोटी साइज की सेल का सरफेस एरिया उनके वॉल्यूम के कंपैरिजन में ज़्यादा है। अब सरफेस एरिया ज़्यादा है इसलिए छोटी साइज की जो सेल है वो मोर न्यूट्रिएंट को अपटेक करेगी, मोर न्यूट्रिएंट अपटेक। सरफेस एरिया ज़्यादा है इसलिए उसके द्वारा ये सरफेस से न्यूट्रिएंट्स को ज़्यादा अपने अंदर ग्रहण किया जाता है। ज़्यादा न्यूट्रिएंट वो लेती है तो वो मोर एक्टिव सेल होगी, मोर एक्टिव सेल, यानी जितना ज़्यादा न्यूट्रिएंट सेल अपने अंदर लेगी उतनी ज़्यादा वो क्या होगी, एक्टिव होगी। इसलिए स्मॉलर सेल जो है, स्मॉलर सेल्स आर मोर एक्टिव, स्मॉलर सेल्स आर मोर एक्टिव देन लार्जर सेल, देन लार्जर सेल, यानी बड़ी कोशिकाओं की तुलना में छोटी साइज की जो सेल है वो ज़्यादा एक्टिव होती है। और क्यों एक्टिव होती है उसका रीज़न मैंने ऊपर बताया है। छोटी साइज की सेल है, उसका सरफेस एरिया, उसका सरफेस वॉल्यूम रेशो बड़े साइज की सेल से ज़्यादा होता है। ये छोटी साइज की सेल है, एक बड़ी साइज की सेल है, तो इसका जो सरफेस वॉल्यूम रेशो है इससे क्या होगा, अधिक ज़्यादा होगा। इसका सरफेस वॉल्यूम रेशो क्या होगा, कम। अब छोटी साइज की सेल का सरफेस एरिया उसके वॉल्यूम से ज़्यादा है इसलिए ये छोटी साइज की सेल ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर लेगी, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर लेगी इसलिए ये एक्टिव ज़्यादा होगी। तो बड़े साइज की सेल की कंपैरिजन में छोटे साइज की जो सेल है वो ज़्यादा एक्टिव पाई जाती है। अब साइज जो है सेल का वो दो फैक्टर से डिटरमिनेट होता है। जो सेल का साइज है, साइज ऑफ सेल, इसका डिटर्मिनेशन करने वाले, इसका निर्धारण करने वाले दो फैक्टर होते हैं, दो कारक सेल के साइज को निर्धारित करते हैं। पहला फैक्टर है
its requirement of nutrients and O2, its requirement of nutrients and O2। पहला जो कारक जो सेल की साइज का डिटर्मिनेशन करता है वो होता है कोशिका की न्यूट्रिएंट्स पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन की आवश्यकता, यानी सेल को कितनी मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए, कितनी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ये फैक्टर सेल के साइज को निर्धारित करता है, ये कारक सेल के आकार को निर्धारित करता है। दूसरा कारक होता है द रेगुलेटिंग एबिलिटी ऑफ इट्स न्यूक्लियस, द रेगुलेटिंग एक्टिविटी ऑफ इट्स न्यूक्लियस, यानी सेल का जो केंद्रक है वह किस प्रकार से रेगुलेशन कर सकता है, कितनी क्वांटिटी में वो रेगुलेशन कर सकता है, उसकी रेगुलेटिंग एक्टिविटी किस टाइप की है, सेल का केंद्रक किस प्रकार से सेल को नियंत्रित कर सकता है, कितनी मात्रा में सेल को रेगुलेट कर सकता है, ये फैक्टर भी सेल के साइज को निर्धारित करता है। कोशिका के आकार को दो कारक निर्धारित करते हैं। पहला, कोशिका की पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन की कितनी आवश्यकता कोशिका को है, ये निर्धारित करेगा सेल की साइज को। और कोशिका का जो केंद्रक है, कोशिका का जो न्यूक्लियस है, वो रेगुलेट किस तरह से सेल को कर पा रहा है, ज़्यादा मात्रा में रेगुलेट कर पा रहा है, कम मात्रा में रेगुलेट कर पा रहा है, ये दोनों फैक्टर कोशिका के साइज को निर्धारित करते हैं। ज़्यादा यदि न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन की यदि सेल को रिक्वायरमेंट है, साइज छोटा होगा, और यदि न्यूक्लियस एक्टिविटी रेगुलेटिंग एक्टिविटी अधिक मात्रा में है तो साइज इसका क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये सेल के साइज को निर्धारित करने वाले कारक होते हैं। एक ऑक्सीजन की कितनी आवश्यकता है सेल को, पोषक पदार्थ की कितनी आवश्यकता है, उससे सेल का साइज निर्धारित होगा। दूसरा, सेल का जो केंद्रक है, न्यूक्लियस है, वो किस तरह से सेल को रेगुलेट कर पा रहा है, उससे सेल के साइज का निर्धारण किया जाता है। और सेल साइज में दो इम्पोर्टेंट फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं, दो इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं जो इस सेल के साइज में कंट्रीब्यूट करेंगे। कंट्रीब्यूशन कौन कौन से फैक्टर्स के द्वारा सेल के साइज में किया जाता है? फर्स्ट इसका फैक्टर होता है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो, हिंदी में हम इसको बोल सकते हैं केंद्रक कोशिका द्रव्यीय अनुपात। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो, केंद्रक कोशिका द्रव्यीय अनुपात, ये फैक्टर है जो सेल के साइज को डिटरमिनेट करेगा। क्या होता है ये? केंद्रक कोशिका द्रव्य अनुपात, केंद्रक कोशिका द्रव्य अनुपात। अब ये किस तरह से डिटरमिनेट करेगा? जैसे ये एक सेल है, सेल में न्यूक्लियस है, ये इसके अंदर भरा हुआ क्या है? साइटोप्लाज्म। तो इस साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य है, ये इसका क्या है? न्यूक्लियस है सेल का। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का क्या रेशो है, क्या अनुपात है, उसे न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो, केंद्रक कोशिका द्रव्यीय अनुपात कहते हैं। और इस अनुपात के द्वारा सेल के साइज को निर्धारित किया जाता है, ये एक मेन फैक्टर है। दूसरा फैक्टर होता है सरफेस एरिया ऑफ द सेल। फर्स्ट फैक्टर ये है, सेकंड होगा सरफेस एरिया ऑफ द सेल। सरफेस एरिया मैंने बताया था, ये सेल है, ये कितनी सरफेस को ऑक्यूपाई कर रही है, ये इसका क्या कहलाता है? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऊपर भी हमने कंपैरिजन किया है, ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, ज़्यादा बड़ी सेल होगी तो उसका वॉल्यूम क्या होता जाता है? कम होता जाता है। ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया जो है वो सेल के साइज को डिटर्मिनेट करने का काम करेगा, निर्धारित करने का काम करेगा। तो दो इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं
जो सेल साइज के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, केंद्रक कोशिका द्रव्य अनुपात, और सरफेस एरिया ऑफ द सेल, कोशिका का जो सतही क्षेत्रफल है वो सेल के साइज को निर्धारित करने का काम करता है। फिर नेक्स्ट एक पॉइंट है जो साइज ऑफ सेल है। साइज ऑफ सेल जो है वो साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड नहीं करता है। साइज ऑफ सेल डजंट डिपेंड ऑन साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। कोशिका का आकार किसी जीव के आकार पर निर्भर नहीं करता है। यानी कोई ऑर्गेनिज्म का साइज बड़ा है तो ये कंपलसरी नहीं है कि उसकी सेल का साइज भी बड़ा होगा। किसी ऑर्गेनिज्म का साइज छोटा है तो ये कंपलसरी नहीं है कि उसकी सेल का साइज छोटा होगा। तो सेल का जो साइज है वो किसी जीव के साइज पर डिपेंड नहीं करता है, किसी ऑर्गेनिज्म के साइज पर वो डिपेंड नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है, यूनिसेल्ड ऑर्गेनिज्म में सरफेस वॉल्यूम रेशियो लो होता है। यूनिसेल्ड ऑर्गेनिज्म की हम बात करें, एक कोशिकीय जीवों की, यूनिसेल्ड ऑर्गेनिज्म जो है एक कोशिकीय जीवों में क्या हो रहा है, क्या कैरेक्टरिस्टिक पाया जा रहा है, सरफेस वॉल्यूम रेशियो इज लो। सरफेस वॉल्यूम रेशियो इज लो। जनरली एक कोशिकीय जीवों में सरफेस वॉल्यूम रेशियो कम होता है। सिंगल सेल वाले जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर सरफेस वॉल्यूम रेशियो कम पाया जाता है। सरफेस वॉल्यूम रेशियो की वैल्यू सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के अंदर कम पाई जाती है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सरफेस वॉल्यूम रेशियो ज़्यादा पाया जाएगा। यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर सरफेस वॉल्यूम रेशियो जो है वो कम मात्रा में पाया जाता है, कम क्वांटिटी में होता है। तो इसमें हमने अभी किस किस मेन टॉपिक के बारे में हमने डिस्कशन किया है। सबसे पहले तो जो स्मॉलर सेल है उनमें सरफेस वॉल्यूम रेशियो ज़्यादा होता है। सरफेस क्या है, ये कोई सेल है, ये इसका सरफेस एरिया है। सरफेस एरिया जितनी सतह को ये घेर रही है, अंदर का जो भाग है इसका सेल का वो उसका क्या कहलाता है, वॉल्यूम। तो जो स्मॉलर सेल है, छोटे साइज की सेल है, उनमें सरफेस वॉल्यूम रेशियो ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि इनमें सरफेस एरिया ज़्यादा है, वॉल्यूम कम है। सरफेस एरिया ये ज़्यादा है, ये जो सरफेस एरिया है इसकी वैल्यू ज़्यादा है, वॉल्यूम की वैल्यू कम है, इसलिए इनके अंदर सरफेस वॉल्यूम रेशियो ज़्यादा पाया जाता है। सरफेस एरिया जैसे मान लिया हमने अभी एंगस्ट्रॉम के अंदर, नैनोमीटर के अंदर हमने मेजरमेंट की यूनिट पढ़ी थी कि सेल को मेजरमेंट करने की कुछ यूनिट होती है। सेल का साइज मान लिया हमने 30 म्यूएम, और सेल का जो वॉल्यूम है वो कम है। कम का कंपैरिजन में मान लो कितना वॉल्यूम में घेर रही है, 15 ml, 15 ml। सरफेस एरिया ज़्यादा है, वॉल्यूम कम है, इसलिए सरफेस वॉल्यूम रेशियो, इसका हम सरफेस वॉल्यूम रेशियो निकालें तो कितना आ जाएगा, 2। तो इनका जो सरफेस वॉल्यूम रेशियो ज़्यादा होता है स्मॉलर सेल का। लार्ज सेल है उसके अंदर क्या होगा, सरफेस एरिया कम होगा, उसका वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा होगा। जस्ट अपोजिट कर दिया, 15 मान लो सरफेस एरिया, 13 उसका वॉल्यूम, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2, 0.5। ये लार्ज सेल का सरफेस वॉल्यूम रेशियो निकाला, ये स्मॉल सेल का। तो स्मॉल सेल का सरफेस वॉल्यूम रेशियो ज़्यादा होता है, लार्ज सेल का सरफेस वॉल्यूम रेशियो कम पाया जाता है। पहला तो हमें इसके अंदर ये पॉइंट याद रखना है, लार्ज सेल का सरफेस वॉल्यूम रेशियो कम होगा और स्मॉल सेल का सरफेस वॉल्यूम रेशियो क्या होता है, ज़्यादा होता है। फिर मोर सरफेस एरिया एज कम्पेयर टू वॉल्यूम, जो स्मॉल साइज की सेल है सरफेस एरिया ज़्यादा है, वॉल्यूम कम है।
अब सरफेस एरिया ज़्यादा है तो वो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर ग्रहण करेगी, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स लेगी तो वो ज़्यादा क्या होती है, एक्टिव। इसीलिए जो छोटी साइज की सेल है बड़ी साइज की सेल के कंपैरिजन में ज़्यादा एक्टिव होती है, ज़्यादा सक्रिय होती है। फिर साइज ऑफ सेल किस बात पर डिपेंड करता है कि सेल को न्यूट्रिएंट्स कितनी क्वांटिटी में चाहिए, ऑक्सीजन कितनी क्वांटिटी में चाहिए, सेल को पोषक पदार्थ की कितनी आवश्यकता है, सेल को ऑक्सीजन की कितनी आवश्यकता है, इस पर निर्भर करेगा सेल का साइज। दूसरा, सेल का जो न्यूक्लियस है वो उसकी रेगुलेटिंग एक्टिविटी किस टाइप की है, वो ज़्यादा मात्रा में कंट्रोल कर पा रहा है सेल को या कम क्वांटिटी में कर पा रहा है। इन ये दो जो थिंग्स है ये सेल के साइज को डिटर्मिनेट करती है। फैक्टर कौन कौन से हैं जो सेल के साइज को डिटर्मिनेट करते हैं, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो, केंद्रक कोशिका द्रव्य अनुपात, ये केंद्रक है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, इनका जो रेशो है ये सेल के साइज को डिटर्मिनेट करेगा। सरफेस एरिया ऑफ द सेल, सरफेस एरिया जो होता है सेल का वो ऐसा फैक्टर है जो सेल के साइज को डिटर्मिनेट करेगा। साइज ऑफ सेल साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड नहीं करता है। बड़े आकार के ऑर्गेनिज्म में बड़े आकार की सेल मिले ये कोई कंपलसरी नहीं है, छोटे आकार के ऑर्गेनिज्म में छोटे आकार की सेल मिले ये कोई कंपलसरी नहीं है। सेल का जो साइज है वो ऑर्गेनिज्म के साइज पर डिपेंड नहीं करता है। यूनिसेल जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर सरफेस वॉल्यूम रेशियो कैसा पाया जाता है, लो होता है। एक कोशिकीय जीवों के अंदर सरफेस वॉल्यूम रेशियो सतह आयतन अनुपात कम होता है। तो आज के लेक्चर में हमने सेल के साइज के बारे में स्टडी किया है, सेल के साइज के बारे में डिस्कशन किया था, फिर स्मॉलर सेल और लार्जर सेल के अंदर जो डिफरेंसेस पाए जा रहे हैं उनके बारे में हमने स्टडी किया है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसे ही कंटिन्यू करेंगे। कुछ साइंटिस्ट हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, कुछ मेन पॉइंट है इनकी डिस्कवरी से रिलेटेड उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। थैंक यू।